तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। हंगामा, गद्दारी, अपहरण के आरोप, बिहार से दिल्ली क्यों लाए गए हैं नीतीश कुमार, मोदी शाह का खेला क्या है, नीतीश कुमार अब मोदी कैबिनेट में आएंगे क्या, कौन सा मंत्रालय चलाएंगे, क्या गजब होने वाला है, बिहार का अगला सीएम कौन, किसका नाम फाइनल हुआ, राहुल तेजस्वी इंडी के लिए बुरी खबर आने वाली है क्या, सबसे पहले इसका चैप्टर। पिछले 24 घंटे से देश की राजनीति में खलबली मची और यह खलबली इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अचानक बिहार से दिल्ली लाया गया है। हर कोई हैरान है बॉस। ये अभी 4 महीने पहले चुनाव हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े, वही बिहार के सीएम बने, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि अमित शाह बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार को राज्यसभा का सांसद बनवाने का पर्चा भरवा दिया। देश की पॉलिटिक्स में ऐसा लोगों ने कम ही देखा है कि सीएम जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ के राज्यसभा आ जाए। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे और इसलिए राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन नेता होता है बॉस, सीएम पद छोड़ के राज्यसभा जाने के लिए सब कुछ छोड़ दे। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो सीएम नहीं रह पाएंगे और राज्यसभा में आने का मतलब है कि नीतीश कुमार अब नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अचानक से नीतीश कुमार को नेशनल पॉलिटिक्स में ला क्यों रहे हैं? भाई नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के पीछे कौन सी बड़ी रणनीति छिपी है? नीतीश कुमार राज्यसभा आएंगे तो क्या सिर्फ सांसद बनकर रह जाएंगे या पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के लिए कुछ बड़ा प्लान किया है? इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी क्या आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, अपनी टीम बदलने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच अमित शाह ने नीतीश कुमार के फ्यूचर रोल को लेकर कौन सी बड़ी बात कह दी है? नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन फिर सवाल है कि बिहार को कौन चलाएगा? नया सीएम बिहार का कौन होगा? क्या वो सीएम जेडीयू से होगा या बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश कुमार का फैसला चौंकाने वाला तो है और इसलिए इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया है, अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। बीजेपी ने उनको जबरदस्ती रिटायर करवा दिया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया है। कोई कह रहा है कि यह तो अपहरण हुआ है, कोई कह रहा है बीजेपी ने गद्दारी कर दी है। क्या सच में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल किया या ये नीतीश कुमार का अपना फैसला? उनके घर के बाहर क्यों समर्थक इकट्ठा हो गए, भड़क गए, तोड़फोड़ कर दी, हंगामा मच गया, रोना धोना हो गया बॉस? ये सारी तस्वीरें और खबर आपको दिखाऊंगा, इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन पहले देश की पॉलिटिक्स में अचानक जो भयंकर भूचाल आया उसकी एक झलक देखिए। श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। एक भाजपाई षड्यंत्र है। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कलहोली नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत बार पलटी मारी है, लेकिन वो खुद इस तरीके से यू टर्न मारकर गाड़ी दिल्ली के लिए मोड़ लेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। इन तस्वीरों ने देश की पॉलिटिक्स को हिला दिया और सबसे पहले इन तस्वीरों को समझिए, क्योंकि ये बात सिर्फ नीतीश कुमार या बिहार की नहीं है, देश की पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत शॉकिंग खबर आई। क्योंकि जिन नीतीश कुमार के लिए हर कोई मानता था कि बिहार में सरकार किसी की भी हो, चुनाव कोई भी जीते, सीटें किसी की भी कितनी आए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे, वो नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर रहे थे बॉस। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार की कुर्सी को कोई खतरा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार कहते रहे कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है, वही सीएम रहेंगे। लेकिन आज खुद नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए पर्चा भरने लग गए। दिल्ली से अमित शाह गए नीतीश कुमार का नामांकन भरवाने के लिए। पहले जब ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तब लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि वो इतने साल सीएम रहे, अब अचानक से कहेंगे ना मैं राज्यसभा जा रहा हूं। सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे क्यों, क्या मिलेगा उनको जाके वहां, जब आराम से बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हीं का बोलबाला है, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का खुद ऐलान करके सबको शॉक दे दिया। इस ऐलान में नीतीश कुमार ने जो बातें कही उससे तो लोग और हैरान हो गए। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने पर कहा
कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। यानी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके अंदर इतने हिलोरे मार रही थी भावनाएं कि मैं राज्यसभा का तो मेंबर नहीं बन पाया हूं, इसलिए वो राज्यसभा चले गए और सीएम की कुर्सी छोड़ दी। कोई भरोसा करेगा बॉस? भाई इतना मन में अरमान था कि राज्यसभा जाना है तो चुनाव के पहले चल जाते, पहले तो नहीं गए। इनफैक्ट कई जानकार तो यह कहते हैं कि उस वक्त चुनाव में जानबूझ के यह माहौल बना दिया गया कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद बीजेपी सीएम नहीं बनने देगी, ताकि नीतीश का कैडर एक्टिवेट हो जाए कि ना हमारे नेता की कुर्सी चली जाएगी, आए भर भर के वोट करे। और वही हुआ। बिहार के हाल के चुनाव में सबसे बड़ी गेनर तो जेडीयू थी। इतना गेन करने के बाद इनके मन में आया कि हमको राज्यसभा जाना है। देखिए नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं कि राज्यसभा जाने की मेरी इच्छा थी, उनके मन में इच्छा थी कि राज्यसभा का सदस्य भी एक बार बन के देख लिया जाए। ये कोई भरोसा कैसे कर लेगा बॉस? गले के नीचे उतर ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई सीएम रातों रात कुर्सी छोड़ के राज्यसभा सांसद बनना चाहे, यह आज तक लोगों ने नहीं सुना। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खेला है बॉस, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। नीतीश कुमार ने ऐसा शॉक दिया कि सबकी लाइन लेंथ बिगड़ गई। इंडी वाले तो अलग ही परेशान हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं बॉस कि नीतीश को दिल्ली ला रहे हैं। उधर नीतीश कुमार के अपने कार्यकर्ता शॉक्ड है कि अचानक क्या हो गया भाई? चुनाव को 4 महीने हुए थे, 4 महीने में कुर्सी काहे छोड़ दिए, दिल्ली जा रहे हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूं राज्यसभा, दिल्ली जा रहा हूं, उनके समर्थक भड़क गए। सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक समर्थकों ने भयंकर गदर काट दिया। ये तस्वीरें पटना में जेडीयू दफ्तर की हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी, प्लेट फेंक दिए कि क्या खाना जी, जब अपना नेता ही जा रहा है दिल्ली, सब गिरा दिए। बताइए, हालांकि खाना था उसमें नहीं, पहले ही गिराए, समझदारी दिखाई, खाना वेस्ट होता सो वाला। नीतीश कुमार के समर्थकों का कहना है कि वो खुद घर घर जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगे थे। अब नीतीश कुमार सीएम पद से हट रहे हैं, ये तो धोखा ना हो गया? नीतीश समर्थकों ने आज सीएम आवास के बाहर हंगामा मचाया कि जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी को ही सीएम आवास से खदेड़ दिया, उनकी कार घेर ली। नीतीश कुमार के समर्थकों की हालत यह है कि जैसे अचानक उन्हें कोई झटका लग गया है। देखिए कैसे फूट फूट के रो रहे हैं लोग। किसान जी को राज्यसभा भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। जनादेश का आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा? बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? राजीव जी ऐसा फैसला क्यों लेंगे? नीतीश कुमार क्यों नहीं? कार्यकर्ता फूट फूट के रो रहे हैं, कुछ लोग गुस्से में हैं, विधायकों की गाड़ी ही घेर के वापस कर दे रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार के फैसले में बीजेपी की साजिश दिख रही है। जो तेजस्वी यादव चुनाव में नीतीश कुमार को बीमार बता रहे थे, उन्हें सीएम पद के लिए फिट नहीं बता रहे थे, उन्हें अब नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने से भी दिक्कत है। अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए, उन्हें दलितों पिछड़ों का नेता बता रहे हैं। काहे भाई, अभी तो कुछ दिन पहले तक आप कहते थे कि बड़े एम्बेरसमेंट है नीतीश कुमार, क्या क्या हरकत कर रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, चीचा लेदर हो रहा है। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली आने लग गए तो कह रहे अरे बाप रे, इतना बड़ा नेता चला जाएगा दिल्ली। सुनिए कैसे अब जो नीतीश कुमार यू टर्न के लिए जाने जाते हैं, देखिए तेजस्वी जी कैसे यू टर्न मार दिए। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। हमारी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, और जो भी उन्होंने बिहार की सेवा की है उसके लिए हम जो है उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर इंडी गठबंधन ने बवाल काट दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण हो गया है।
भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। अगला नंबर समझदार को इशारा काफी। टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि चल गया भाजपा का जादू टोना, बंद करो जदयू वाले रोना धोना। कांग्रेस कह रही है कि ये तो तख्ता पलट है, G2 ने इसकी साजिश रची। ये एक तरह से बिहार के लोगों के जनमत के साथ धोखा। मतलब इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नेता ही नहीं दिख रहा। वो रो रहे हैं, जेडीयू वाले रो रहे हैं तो समझ में आता है, इंडी गठबंधन वाले रो रहे हैं। करे अपहरण कर लिया बीजेपी ने, गद्दारी कर दी बीजेपी ने। यानी बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनने दिया, वैसे ही अब नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। विपक्ष यही कह रहा है। एक बार इनको भी सुनिए। उन्होंने शिंदे साहब वाले वर्जन में काफी इंप्रूवमेंट करके बिहार में एक नया संस्करण लाए हैं, जिसको मैंने आपके माध्यम से पहले कहा था, मादुरो वर्जन, देसी वर्जन ऑफ मादुरो। एक भाजपाई षड्यंत्र है, नीतीश कुमार जी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर बिहार की जनता की वोट ले और चोर दरवाजे से फिर उनको दरकिनार करने का। नीतीश बाबू एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ तो हैं, परंतु भाजपा के छल में अब फंस गए हैं। और वही हुआ जो कांग्रेस ने, आरजेडी ने प्रेडिक्ट किया था। धीरे धीरे शायद अब जनता दल बचेगी भी या नहीं, किसी को मालूम नहीं। यानी पूरा विपक्ष ये माहौल बना रहा है कि नीतीश कुमार फंस गए, उनके साथ खेला हो गया। देखिए, ये लोग ये माहौल तो बना रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाकर इस्तीफा दिलवा दिया, नीतीश कुमार को साइड लगा दिया। लेकिन जब आप पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया। और उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को सीटें कितनी आई थी, अगर आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि भाई नीतीश कुमार की कौन सी मजबूरी हो सकती है। बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार में 2025 में जो चुनाव हुए, अभी है ना, खत्म हुआ है, ढंग से साल नहीं बीता है, उसमें बीजेपी को आई थी 89 सीट और जेडीयू को आई थी नीतीश कुमार के चेहरे पर 85 सीट। और ये उनके लिए प्लस 42 सीट था पिछले बार के मुकाबले, क्योंकि जेडीयू को 2020 में 43 सीट आई। अब कोई भी पूछेगा कि जरा लॉजिक समझाओ, जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है किडनैप कर लिया, उनसे छीन लिया, प्रेशर बना लिया, ये कौन बात का प्रेशर है नीतीश कुमार पे? बॉस 85 सीट लाए हैं, 42 सीट का गेन है, वो ऊपर जा रहे हैं पॉलिटिकली अपने पार्टी को लेकर, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो 85 सीट पाने वाला व्यक्ति कौन बात के प्रेशर में, ये भी तो बताइए। ये नहीं बता रहे, प्रेशर है, किडनैप कर लिया, गद्दारी कर दी। अरे नीतीश कुमार किडनैप हो क्यों गए जब उनके पास सीट आई है? यानी एक बात क्लियर है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया होगा, यह तो उनका नंबर बता रहा है पार्टी का। अब कुछ तो प्लान है, ऐसा भी नहीं कि 20 साल से सीएम और एनडीए के दिग्गज नेता नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बनकर रह जाएंगे, वो भी तब जब केंद्र में सरकार उनके सहयोग से चली रही है। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है और इसलिए नीतीश कुमार को दिल्ली लाया गया। और इसकी प्रबल संभावना है कि नरेंद्र मोदी अपनी टीम को रीशफल करें। क्या मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार को जगह मिलेगी? अगर हां तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार अगर बिहार के सीएम पद की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो यहां हल्के में तो किसी कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, और सिर्फ राज्यसभा के सदस्य बन के क्या ही करेंगे? इसका मतलब वो मंत्रालय में आएंगे कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार के नॉमिनेशन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की एंट्री होने वाली है। सुनिए अमित शाह को, आपको क्लियर हो जाएगा जो हम पाठशाला में बता रहे हैं वही होने वाला है। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। अब फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं।
भाई अमित शाह के बयान से क्लियर है कि नीतीश कुमार अब नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे। तो नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे तो राज्यसभा में बैठने आएंगे, फिर इसका मतलब वो मंत्री बनने वाले हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। नीतीश कुमार के कद के हिसाब से मंत्रालय देखना होगा। इसमें ध्यान रखना होगा कि जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में थे तब वो कौन कौन से मंत्रालय संभाल चुके हैं। आप देखिए केंद्र में नीतीश कुमार कौन कौन सा मंत्रालय संभाले हैं। नीतीश के मंत्रालय जो पहले रह चुके, पहले जब वो केंद्र में रहे, तो जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार में वो मंत्री बने तब वो कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं। कृषि राज्य मंत्री, तो ये पद उनके पास रह चुका है। 1998 से 1999 के बीच जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने तब उनके पास था सड़क परिवहन, जिस पर आज की डेट में नितिन गडकरी बैठे हुए हैं। तीसरा 99 से 2000 जब वो फिर से मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तब वो कृषि मंत्री रहे हैं, जहां आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। तो एक बार कृषि राज्य मंत्री, एक बार कृषि मंत्री रह चुके हैं। फिर 2000 से 2001 के बीच में उनका मंत्रालय फिर चेंज हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उस वक्त भी हालांकि नहीं, उस वक्त भी कृषि मंत्री ही रहे। कैबिनेट रिशफल हुआ लेकिन वो मंत्री ही रहे, कृषि मंत्री रहे। और 2001 से लेकर 2004 तक वो जो है रेल मंत्री रहे। तो अगर आप इन मंत्रालयों को देखेंगे तो जब नीतीश कुमार केंद्र में अपनी भूमिका निभा रहे थे और तब भी वो कोई छोटे नेता नहीं थे, तो भी उनके पास आप देखिए कि कोई भी छोटा मोटा मंत्रालय नहीं था बॉस। कृषि मंत्रालय हो, सड़क परिवहन मंत्रालय हो या फिर रेल मंत्रालय, ये सारे बहुत बड़े बड़े मंत्रालय हैं। और अब जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर आ रहे हैं तो किसी छोटे मंत्रालय की कुर्सी संभाल लेंगे, ये तो हो नहीं सकता। अब किस बड़े नेता की कुर्सी की कुर्बानी दी जाएगी बीजेपी में से, ये भी तो सवाल है। नीतीश कुमार के बारे में आगे और बताऊंगा कि उनकी जगह बिहार में कौन ले सकता है। लेकिन राज्यपाल के इस्तीफे से कहा है कि मैं शॉक्ड हूं, गृह मंत्रालय के दबाव में इस्तीफा हुआ है, वो ये कह रही हैं। गृह मंत्रालय ने दबाव डाला होगा इसलिए राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है। नए राज्यपाल को लेकर उनसे चर्चा नहीं हुई है। केंद्र को एक तरफा फैसले नहीं लेने चाहिए, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। तो अब क्या दबाव राज्यपाल पर डाल दिया होगा केंद्र ने, ये भी नहीं पता। खैर बंगाल में क्या नई उथल पुथल होने वाली है इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन अब नीतीश के फैसले पे लौटते हैं और नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे दो थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी उनकी सेहत से जुड़ी हुई है। बहुत सवाल उठ रहे हैं, सीएम रहते हुए उन्होंने बहुत काम करना होता है और सेहत इस तरह से साथ दे नहीं रही थी। ये तो लोग देख रहे थे कि बहुत जगह एम्बेरसमेंट हो गया। हाल ही में सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार का जिस तरह का व्यवहार रहा उसे लेकर बहुत विवाद हुआ। कभी वो किसी का बुर्का खींच देते थे, कभी वो मंच पर अजीब अजीब इशारे करने लगते थे, कभी राष्ट्रगान के दौरान मंच पर बातें करने लगते थे। तो एक थ्योरी तो ये चल रही है कि भाई उनकी तबीयत सीएम के जो जिम्मेदारी होती है उसके लिए अलाउ नहीं कर रही थी, तो हो सकता है कि केंद्र में लाया जाए। दूसरी थ्योरी यह है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए और पार्टी के फ्यूचर प्लानिंग के लिए फैसला लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र हो रही है। जेडीयू को आज नहीं तो कल नेतृत्व चाहिए ही नया। ऐसे में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार खुद कई बार परिवारवाद को कोस चुके हैं, इसलिए अपने बेटे को पॉलिटिक्स में सेट करने के लिए नीतीश कुमार खुद साइड हो गए ताकि परिवारवाद के आरोपों को काउंटर किया जा सके क्या, यह भी एक प्रश्न है। इधर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उधर 2 दिन से ही जेडीयू के नेता यह माहौल बना रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में धमाकेदार एंट्री होने वाली है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर बेटे की ही एंट्री होनी थी तो बीजेपी जेडीयू को या नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट क्यों देगी? बीजेपी को भी तो बदले में कुछ चाहिए। भाई बेटा को सीएम बनाएगा, बीजेपी अपना सीट क्यों देगी? यानी कहानी कुछ और है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे, यह तय हो गया है। सुनिए। निशांत कुमार की चर्चा हो रही है, तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। तो नीतीश कुमार के बेटे सक्रिय पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन क्या सीधे सीएम बन जाएंगे? यह बड़ा प्रश्न है। बिहार के मंत्री साफ संकेत दे रहे हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन सक्रिय राजनीति का मतलब क्या यह माना जा सकता है कि वो सीएम बन जाएंगे? इस बीच सूत्र यह कह रहे हैं कि बिहार में अब अगला सीएम बीजेपी कोटे से होगा और नीतीश कुमार के बेटे निशांत डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बीजेपी में यह आवाज भी तेज हो रही है कि सीएम तो बीजेपी से ही होना चाहिए।
देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तो दोनों पार्टी के नेता लोग बैठेंगे और तय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी मोटे तौर पर यह हो सकता है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा और केंद्र में मंत्रालय, उनके बेटे को डिप्टी सीएम, और बीजेपी जो है वो आखिरकार आएगी बड़े भाई की भूमिका में। क्योंकि देखिए, बीजेपी का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ा, 90 सीट के आसपास वो लगातार रही। जब जेडीयू की सीटें घट के 40-45 हो गई, तब भी बीजेपी ने ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन नीतीश कुमार को सम्मान दिया और कभी उनके ऊपर जाकर बीजेपी ने यह नहीं कहा कि भाई हम ज्यादा सीट लाए, हमारा सीएम होगा। लेकिन अब नीतीश कुमार को साइड करने के बाद बीजेपी अब इस भूमिका में आ सकती है। अगला सीएम बीजेपी से अगर होगा तो वो कौन हो सकता है, इसकी भी बड़ी चर्चा है। बिहार के सीएम के नाम को ध्यान में रखते हुए जाति समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि कोई जो भी बैठे वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी कवर करे। अब कहा जा रहा है कि भाई जो भी सीएम बने वो जनरल कास्ट से ना हो, क्योंकि अभी अभी बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया है। मीडिया रिपोर्ट में 3 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला नाम तो सम्राट चौधरी का चल रहा है कि डिप्टी सीएम है, इस वक्त बिहार बीजेपी का बड़ा चेहरा भी है, राबड़ी देवी मांझी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का चल रहा है, वो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने और ओबीसी वोटरों के बीच उनकी स्वीकार्यता उनकी सीएम दावेदारी को मजबूत करती है। तीसरा नाम है बिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल का। जायसवाल ओबीसी से आते हैं, संगठन में भी अच्छी पकड़ है। खबर है कि बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर आज अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच चर्चा भी हुई। सीधा मतलब है कि सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन चॉइस नीतीश कुमार की हो सकती है। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। ये नीतीश जी के ऊपर है, कौन होगा नहीं होगा ये नीतीश जी तय करेंगे। यानी अब नीतीश कुमार को फैसला लेना है, ये बीजेपी कह रही है। अब नीतीश कुमार किसके लेके फैसला लेंगे ये जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल पाठशाला में हमारे लिए वक्त हो गया है दूसरे चैप्टर का। ईरान का जहाज फोड़कर अमेरिका ने कितनी बड़ी गलती कर दी। पब्लिक पार्टनर सब ट्रंप को धो रहे हैं क्या? ना हथियार बचेंगे, ना जंग लड़ने का पैसा। ईरान ऐसा मार रहा कि ट्रंप की भारी बेइज्जती तय है क्या? ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? इजराइल अमेरिका अब खुद जंग खत्म करने का प्लान बनाएंगे क्या? और ईरान अमेरिका युद्ध की वो भयानक तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो बताएंगी कि युद्ध किधर जा रहा है। देखिए, ईरान अमेरिका का युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि खमेनी के मरते मामला 2 दिन में निपट जाएगा, वो खुद निपट रहे हैं। ट्रंप ने सोचा था कि 1-2 दिन में ईरान को धुआं करके सब समेट लेंगे, लेकिन इतना रायता फैल चुका है बॉस कि मिडिल ईस्ट से आग लगते लगते टर्की, अजरबैजान और अब तो भारत और श्रीलंका के समंदर तक पहुंच गई, क्योंकि भारत और श्रीलंका के समंदर के आसपास अमेरिका ने ईरान का जहाज उड़ा दिया। ईरान कसम खा के बैठा है कि मैं तो ऐसा ट्रंप के साथ भी करूंगा, बताता हूं तुमको। और ट्रंप ऐसा बुलाए हुए हैं कि खुला ऑर्डर दे रखा है कि जो मिले उसे ही उड़ा दो। इसी वजह से ईरान युद्ध का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। उधर ईरान भी जिस तरह से पलटवार कर रहा है, उसकी उम्मीद ट्रंप ने की नहीं होगी। भाई, ईरान तबाह हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अमेरिका और इजराइल के पे इतने हमले करूंगा कि अगर तेहरान बर्बाद होगा तो इजराइल भी बर्बाद होगा। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है कि होगा अमेरिका दुनिया का फूफा बन के घूमता, चौधरी बन के घूमता, लेकिन ईरान घुटने नहीं टेकेगा। ईरान मैसेज दे रहा है कि अमेरिका को भी अलबलाने पे मजबूर किया जा सकता है, ट्रंप की हेकड़ी निकाली जा सकती है। अमेरिका और इजराइल के हाईटेक सुपर इंटेलिजेंट मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच के ठोक रही हैं बॉस। और उधर ट्रंप अमेरिका में खुद गिरते जा रहे हैं। ईरान युद्ध की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। युद्ध कब तक चलेगा यह भी ट्रंप के हाथ में नहीं रह गया। आप देखिए कि ईरान युद्ध को ट्रंप की सबसे बड़ी गलती कहा जा रहा है। अमेरिका पर युद्ध का बोझ बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने पहले 4 हफ्ते की टाइमलाइन दी थी, अब अमेरिकी सेना 100 दिन के युद्ध की बात कर रही है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की रेटिंग माइनस में चली गई है बॉस। युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप यूएस कांग्रेस से पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दो तब ना उधर मारूंगा। कांग्रेस कह रही कि पैसा कौन ही मार दूंगा मैं तुमको, भागो यहां से। ईरान में तबाही मचाने के बाद भी ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा है। ईरान तक सीमित रहने वाला युद्ध 14 देशों में फैल चुका है बॉस। और हमने आपको पाठशाला में पहले ही कहा था कि यह युद्ध कोई रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है बॉस। ये जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में लेता जा रहा है, यह दुनिया के लिए तबाही के संकेत है। और ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपाएं, क्या देखो ईरान को मार दिया, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि हासिल क्या किए हो? अगर मार ही दिए हो तो ईरान पलट के तुमको कैसे मार रहा है?
ईरान में रिजीम चेंज तो हुआ नहीं, ईरान में लोग सड़कों पे तो उतरे नहीं, जो उतरे वो तो एकजुट हो गए खामेनेई की मौत के बाद। उल्टा ईरान के पलटवार ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान अपनी सीमित क्षमता के बाद भी न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है बल्कि अमेरिका के सहयोगियों का धुआं धुआं कर रखा है उसने। क्या ट्रंप अब ईरान युद्ध से निकलने का सेफ पैसेज खोज रहे हैं? कैसे ईरान युद्ध भारत के पड़ोस तक आ गया है और ईरान ने क्यों कहा है कि वो 8 साल तक युद्ध लड़ सकता है, आज आपको सब बताऊंगा। ईरान ऐसे कौन से हमले कर रहा है जिसके बारे में अमेरिका तक ने नहीं सोचा था? यूएई क्यों इस युद्ध से अलग हो गया है? कैसे ट्रंप के साथी उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं? ट्रंप ने कौन कौन से बड़े ब्लंडर कर दिए हैं? देखिए, ईरान युद्ध कैसे अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है और भारत के पड़ोस तक युद्ध पहुंच गया है। आप उसको देखिए, आप देखिए कि कितने देश ईरान युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। भाई, ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट के करीब 14 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अपनी मिसाइलें दाग दी हैं, ड्रोन फोड़ दिए। इजराइल, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, साइप्रस और अजरबैजान में ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। वहीं नेटो देश तुर्की के ऊपर से ईरानी मिसाइलें उड़ने का दावा है, जिसे तुर्की ने इंटरसेप्ट करके आसमान में ही फोड़ दिया। जबकि लेबनान में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध की आंच भारत की सरहद तक आ पहुंची। कल अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक वॉरशिप आयरिस डेना को डुबो दिया। इस हमले में अब तक ईरानी नेवी के 87 जवानों के शव बरामद हुए। अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास इस जहाज पर अटैक किया था। ईरानी शिप आयरिस डेना पर हमले के इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि शिप पर पानी के भीतर से मिसाइल अटैक हुआ था और धमाका इतना तेज था कि पानी की लहर करीब 50 फीट ऊपर तक उठी। देख रहे हैं आप, इस तरह से हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि यूएस सबमरीन ने अपनी MK-48 टॉर्पीडो से इस शिप पर हमला किया था। आयरिस डेना उन 19 विदेशी वॉरशिप में से एक था जो भारत मेहमान बनकर आया था। इन जहाजों ने 17 और 18 फरवरी को विशाखापत्तनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS सुमेधा से इस फ्लीट को रिव्यू किया था। भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद ईरान का यह जहाज वापस अपने देश लौट रहा था। जब यह श्रीलंका के पास उसके तट से करीब 40 किलोमीटर दूर था, उसी वक्त अमेरिकी सबमरीन ने इस पर मिसाइल दाग दी। दावा है कि ईरानी युद्धपोत पर न मिसाइलें थीं न ड्रोन था, यह बिल्कुल निहत्था था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस जहाज से अमेरिका को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, तो फिर अमेरिका ने इसको क्यों डुबा दिया? बॉस, अमेरिका जो हरकतें कर रहा है, आपको शोले फिल्म का वो गब्बर सिंह याद आ जाएगा बॉस, कि उसने ठाकुर के घर परिवार में निहत्थे बच्चों तक को मार दिया था और सोच रहा था मैंने बहुत तूफानी काम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया है, अमेरिका ने वही किया है कि वहां निहत्थे सैनिकों को तुमने बीच समंदर में मार दिया और अपने आप को चीता समझ रहे हो। वो तुमसे लड़ रहे थे क्या? वो तो बेचारे वहां से वॉर एक्सरसाइज करके वापस लौट रहे थे और उनको मार दिया तुमने अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटने के लिए कि देखो मैंने ईरान का एक और जहाज मार दिया। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना घबराया हुआ है बॉस, कि उसको इधर उधर जो मिले उसको मार के अपने लोगों को दिखाना है कि देखो मैं कुछ तो कर रहा हूं। ईरानी शिप पर हुए हमले के बारे में इंडियन नेवी का भी रिएक्शन आ गया है। भारतीय नौसेना का कहना है कि जब अमेरिका ने ईरान के शिप पर हमला किया तब उन्हें SOS यानी संकट का मैसेज मिला था, जिसके तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और INS तरंगिनी जो उस साइट के पास मौजूद था उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। वहीं INS इच्छक लापता लोगों के सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि इस जहाज पर अमेरिकी सबमरीन ने कब, कहां, कैसे हमला किया। देखिए, ईरान का यह जहाज विशाखापत्तनम पोर्ट पर खड़ा था। यहां से श्रीलंका के आगे से होता हुआ अरब सागर की तरफ मुड़ा। इसी वक्त वहां यूएस नेवी की सबमरीन घात लगाकर बैठी हुई। उसने टॉर्पीडो से अटैक कर दिया और ईरान का यह जहाज 2 टुकड़ों में बंटकर डूब गया। अपने निहत्थे जहाज पर अमेरिका के इस हमले पर ईरान तमतमाया हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनके वॉरशिप डुबोकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया है ना, उसका अंजाम उसे आगे चलकर भुगतना होगा। अरागची ने कहा है कि हमला ईरान के तट से करीब 3000 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में हुआ। उनके मुताबिक उस समय यह जहाज भारत की नौसेना के मेहमान के तौर पर वहां मौजूद था
और उस पर करीब 130 नेवी ऑफिसर तैनात थे। अब ईरान की धमकी का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। IRGC यानी ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ईरान का कहना है कि यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे ईरान ने फिलहाल बंद कर रखा है। यानी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज के आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इस अमेरिकी जहाज ने ईरान की धमकी को हल्के में लिया और अब वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। और ईरान हर वो जवाब दे रहा है जिसकी शुरुआत अमेरिका कर रहा है। भाई, इंटरनेशनल वाटर में तुम मार रहे हो, निहत्थे लोगों को मार रहे हो, तो ईरान कह रहा है कि तुम अगर नियम नहीं मानते तो मैं कौन सा युद्ध का नियम मानूं, फिर मैं मारूंगा तुमको। और ईरान न सिर्फ अमेरिकी टैंकर पर हमले कर रहा है, बल्कि उसकी प्लानिंग तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजरायल के न्यूक्लियर पावर सेंटर डिमोना पर हमला कर सकता है। डिमोना न्यूक्लियर साइट को आधिकारिक तौर पर शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। यह इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में एक बेहद गुप्त परमाणु केंद्र बताया जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर इजरायल के परमाणु बम रखे हुए और इसे इजरायल की परमाणु बम फैक्ट्री कहा जाता है। इसी पर ईरान कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ईरान हमला कर सकता है। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि ईरान इजरायल की डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इजरायल की इस न्यूक्लियर साइट का ऑफिशियल नाम शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जो नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। दावा किया जाता है कि इजरायल ने 1958 में फ्रांस की सीक्रेट हेल्प से यह परमाणु रिसर्च सेंटर खोला था। ईरान के लिए इस न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दावा है कि यह जमीन के अंदर करीब 100 मीटर की गहराई में है। इस एरिया को इजरायल ने पहले ही नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। परमाणु सेंटर की सुरक्षा के लिए इजरायल ने 3 लेयर की सिक्योरिटी बना रखी है, जिसमें शक्तिशाली आयरन डोम, एरो 3 और डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। ईरान ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है बॉस, इजरायल की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट F-15 को मार गिराने का फिर से दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने इन खबरों का खंडन किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक फाइटर जेट आसमान से पहाड़ियों में गिरता दिख रहा है। ईरान का दावा है कि यह अमेरिकी फाइटर जेट है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा मार रही है कि उनके सामने 5-5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जा रहे हैं बॉस। आप देखिए कि ईरान की मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अपने टारगेट को तबाह कर दे रही है। जो बम फूट रहा है ऐसे ही फूट रहा है। भाई, ईरान इसके लिए जी जान लगाए हुए। आप वीडियो देखिए। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की 2 मिसाइलें लॉन्च होती हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल इजरायल की दोनों मिसाइलों को छकाते हुए तेल अवीव में अपने टारगेट को फोड़ देती है। देखिए, एक बात समझिए, ईरान अकेला लड़ रहा है बॉस, अकेला। और इधर उसके सामने उसके पड़ोस से लेकर उधर इजरायल तक अलग अलग लेयर के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। फिर भी वो इजरायल को भी फोड़ रहा है और जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो देश, उनको भी फोड़ रहा है। ईरान अगर इजरायल पर 10 मिसाइल मारता है ना, तो उसमें से 1 या 2 ही मिसाइल जाकर वहां गिर पाती है, और वो ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ईरान की मिसाइल्स को मल्टी लेयर एयर डिफेंस का सामना करना पड़ रहा है। कैसे हो रहा है आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ईरान की मिसाइल जब निकलती है ईरान से, तो सबसे पहले तो उसको इराक रोकता है, क्योंकि वो पड़ोस में है। तो उधर से इजरायल तक पहुंचने के लिए पहले इराक से गुजरेगी, इराक रोकता है, वहां पे अमेरिका रोकता है। इराक में अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकता है। यहां से जो मिसाइल बच गई, मान लीजिए 10 छोड़ा, 2 बर्बाद हो गई, 8 निकली, वो आगे जाती है। आगे सीरिया और जॉर्डन के एयर स्पेस में इंटर करती है। जॉर्डन भी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, और इस समय तक इजरायल के फाइटर जेट्स मिसाइलों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बगल में तो है नहीं, यहां से निकले 5 मिनट में पहुंच गए। पहले जैसे ही निकलता है इराक के ऊपर 2-4 फोड़े, वहां से मैसेज चला जाता है कि भाई बाकी बच गया, तेरे तरफ आ रहा है। जैसे ही वो पता चलता है कि आ रहा है, इजरायल अपने फाइटर जेट उड़ा देता है और रास्ते में नष्ट करना शुरू करता है। इसके बाद भी कुछ मिसाइल इजरायल बॉर्डर तक पहुंची जाती। इन मिसाइलों को मेडिटेरेनियन सी में तैनात अमेरिकी नेवल शिप रोकती है। फिर इसके बाद भी कुछ मिसाइल इजरायल की सीमा में दाखिल होती है। अब जो इजरायल पहुंच गई, उसके लिए ऐसा नहीं कि गया, पहुंच गया, अब मारता हूं मैं। वहां 5 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम अलग एक्टिव कर रखा है इजरायल। एरो मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम, डेविड स्लिंग सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम, ये 5 लेयर है वहां पे बॉस। इन सब के बाद भी कुछ ईरानी मिसाइलें इजरायल पर गिर रही हैं, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप सोच रहे हैं बॉस,
ईरान का जज्बा देखिए आप, उसको पता है कि सब घेर के मार रहे हैं लेकिन लड़े जा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि तुमने सोच लिया कि मेरे पास परमाणु बम है इसलिए मैं मर जाऊं। तुमको लगता है कि मेरे यहां लोग जो है सत्ता परिवर्तन चाहते हैं इसलिए तुम घुस के हमारे सुप्रीम लीडर को मार दोगे इसलिए मैं मर जाऊं। ये ईरान नहीं बर्दाश्त कर रहा और वो लड़ रहा है सबसे। ईरान की मिसाइलों को 9 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम का सामना करना पड़ता है। इतने तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं, तो ये ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। और इसलिए अमेरिका और इजराइल दोनों जो है ना अलबलाए हुए हैं, ट्रंप अलबलाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ईरान ये कर देगा। और इस अलबलाहट में उनको जो सामने दिख रहा है उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान पर 3 तरफा हमले कर रहे हैं, एक जमीन से, दूसरा आसमान से, तीसरा समंदर से। यह अमेरिकी नेवी के वॉरशिप का वीडियो देखिए, एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तेहरान को तबाह करने के लिए अमेरिका अपनी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अपने ऊपर हो रहे हमलों से इजराइल से लेकर अमेरिकन एलाइज जो हैं वो इतना परेशान हो गए कि वो ईरान को एकदम मिट्टी में मिला देने पर आमादा है। तो भाई एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम वहां लोगों के लिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हो, जब पूरा घर ही मिट्टी में मिला दोगे तो मेन डोर का लॉक चेंज करोगे। मेन डोर के पीछे जब कुछ बचा ही नहीं, पूरा घर तुम मिट्टी में मिला दिए, फोड़ दिए, तबाह कर दिए, तो मेन डोर का लॉक क्या चेंज कर रहे हो? जब मासूम लोगों को मार ही दिए तो किसके लिए ये सब कर रहे हो? आप सोचिए अमेरिका की सनक क्या है, उसको खुद नहीं पता वो क्यों कर रहा है। और मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर जो आया है ना कि भाई ये आदमी पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पैसा लौटाओ दुनिया भर का, अप्रूवल रेटिंग आज की डेट में माइनस में चल गई है। ये करोगे तो माइनस में ही ना जाएगी। आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान धुआं धुआं हो रखा है। यूएस ने ईरान के सनंदाज में कई बड़े हमले किए हैं। ये तुम जो कर रहे हो अमेरिका, ये तुम ईरान में खुशहाली लाने के लिए कर रहे हो। कुर्दिस्तान प्रांत में इमाम अली मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया अमेरिका ने। पूरा इलाका धमाकों से कैसे थर्रा रहा है आप देखिए जरा। ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कमर तोड़ एयर स्ट्राइक, रात के अंधेरे में तेहरान पर बड़े बड़े बम गिरा दिए, जिसके बाद तेहरान में भयंकर नुकसान हुआ। आप सोचिए दुनिया की क्या हालत हो रखी है कि दुनिया में कोई डोनाल्ड ट्रंप से पलटकर नहीं पूछ रहा कि एक बात बताओ, अगर तुम परमाणु बम फोड़ने निकले हो तो रिहायशी इलाके में क्या बम गिरा रहे हो? वहां फ्लैट नंबर 4/320 में जो है वो तुम्हारा परमाणु बम रख के बैठा है क्या ईरान? और तुम सत्ता परिवर्तन करने निकले हो तो ये किसका घर गिरा रहे हो, किसको मार रहे हो? नहीं, अमेरिका मार रहा है। और इसलिए ईरान जो कर रहा है ना वो दुनिया के लिए मैसेज है कि अमेरिका की इस गुंडागर्दी, इसका जवाब देना होगा। अमेरिका इसलिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है क्योंकि ट्रंप जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि युद्ध का एक एक मिनट अमेरिका की जेब ढीली कर रहा है। अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में $779 मिलियन यानी करीब 7,139 करोड़ रुपए खर्च किए। युद्ध शुरू होने से पहले सैन्य तैयारी में ही $630 मिलियन यानी करीब 5,773 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सैन्य तैयारी और पहले दिन के हमले की लागत मिलाकर 12,830 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप की एक दिन की लागत करीब 60 करोड़ रुपए आती है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में 2 युद्धपोत तैनात किए हुए, जिनका रोजाना का खर्चा 130 करोड़ रुपए आ रहा है। ईरान युद्ध पर अमेरिका का लगभग $65 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अगर युद्ध 2 महीने से ज्यादा चल गया तो यह खर्च $200 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है, जैसे ईरान ने अमेरिका का $1 बिलियन का रडार उड़ा दिया। अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। अमेरिका में तो युद्ध का खर्च बताने के लिए एक वेबसाइट शुरू कर दी गई है, जिसमें युद्ध का खर्चा कितना हो रहा है वो पर सेकंड डिटेल पब्लिक को दी जा रही है। हर सेकंड पब्लिक देख सकती है कि देखो ट्रंप तुम्हारा कितना पैसा उड़ा रहा है। इसी तरह से इजराइल पर भी युद्ध का बोझ बढ़ रहा है। इजराइल 2023 के बाद से ही युद्ध में, पहले हमास के खिलाफ, अब ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ईरान युद्ध में इजराइल का वीकली खर्चा 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। युद्ध की वजह से इजराइल की इकोनॉमी को वीकली यानी हर हफ्ते 13,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। अमेरिका को यह भी नहीं पता कि जिस युद्ध में इतना खर्च हो रहा है वो युद्ध कितने दिन चलना है, उसको हासिल क्या होना है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन को रिक्वेस्ट भेजी है, ज्यादा इंटेलिजेंस अधिकारी भेजने की मांग की है।
जो 100 दिन तक ईरान युद्ध को सपोर्ट कर सके। ट्रंप को समझ आ रहा है कि बिना फंडिंग के युद्ध नहीं लड़ पाएंगे वो। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से फंड की डिमांड की कि लाओ यार, पैसा तो उधर मारना है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से $50 बिलियन यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी फंड मांगा है। ट्रंप की डिमांड पर अमेरिकन कांग्रेस ने कहा कि वो इमरजेंसी फंड जरूरत पड़ने पर पास करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के मुताबिक इमरजेंसी फंड का प्रस्ताव वो सही तरीके से पास करेंगे। यानी यहां भी ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वो सही तरीके से फंड देगी, ट्रंप की तरह नहीं कि एक साइन कर दो और जो चाहे फैसला कर लो। ट्रंप जिस तरह की सनक दिखा रहे हैं उसका अमेरिका में खुलकर विरोध हो रहा है। ट्रंप खुद को पीस प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन अमेरिका में लोग अब खुलकर ट्रंप को वॉर मॉन्गर कह रहे हैं और ईरान के खिलाफ हो रहे युद्ध का विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, अमेरिकी संसद में आर्म्ड फोर्स से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। संसद के अंदर ही पूर्व अमेरिकी मरीन सैनिक ब्रायन मैकगिनिस ने ईरान युद्ध का प्रोटेस्ट कर दिया। वो कह रहे थे कि हमें इजराइल के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद पूर्व अमेरिकी सैनिक को जबरन बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टिम शीडी भी पूर्व सैनिक को धक्का देकर बाहर निकालने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरन बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें उसका हाथ टूट गया। लगभग 20 से 30 सेकंड तक पुलिस और सीनेटर उन्हें दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। इसी खींचतान के दौरान उनका हाथ दरवाजे में फंस गया और टूट गया। ईरान युद्ध पर हो रहे बेहिसाब खर्च पर अमेरिका में जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान युद्ध के लिए ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि हमने पहले ही पेंटागन को $1 ट्रिलियन दे रखा है, अब ट्रंप को $500 बिलियन फिर चाहिए। ट्रंप ने ईरान में जो युद्ध शुरू किया है उसके लिए ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। इसका जवाब है नो। हमें अमेरिकी पब्लिक पर पैसा खर्चा करना चाहिए कि न कि अंतहीन युद्ध में। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास के सामने दो मुसीबत है। एक, उनके महंगे महंगे हथियार खत्म हो रहे हैं। दूसरा, उनका पैसा खत्म हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं सैनिक भेज दूंगा। क्यों? तुम्हें अपने हथियारों के पैसे बचाने हैं तो तुम सैनिक भेजोगे, क्योंकि उनके जान की कीमत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनके परिवार का तो कोई नहीं मरेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो भाई प्रेसिडेंट है बॉस, उनको क्या होना है? जाओ सैनिक, तुम मरो, तुम लड़ो, तुम मरो, कम पैसे में लड़ना। यह अमेरिका का हाल है। यानी ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ईरान युद्ध ट्रंप के गले की फांस बन गया है। आप देखिए कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले लेवल पर चली गई। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग आप देखिएगा, आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग, यानी कितने लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, ये रेटिंग आती है। ये आज की डेट में -19 हो गई है बॉस, नेगेटिव। जो बाइडेन से भी खराब मामला है। लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन की तो चलिए उम्र हो गई थी, बाएं जाना होता तो दाहिने जाते थे, साइकिल से गिर जाते थे, स्टेज से गिर जाते थे। ये आदमी तो नजरों से गिर गया है। -19 अप्रूवल रेटिंग है बॉस। ज्यादातर मुद्दों पर नेगेटिव रेटिंग देखने को मिली है। महंगाई में -35, टैरिफ में -27, इकोनॉमी में -23, विदेश नीति -20, रोजगार -13। अमेरिका की पब्लिक कह रही है कि किसको बना दिया यार प्रेसिडेंट। ट्रंप की मुसीबत यह है कि युद्ध तो उन्होंने शुरू कर दिया, खत्म कैसे होगा उनको पता ही नहीं। वो तय ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईरान ने तो ठान लिया है कि भले हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने पहले ईरान युद्ध के खत्म होने के लिए 4 हफ्ते का अनुमान लगाया। 4 हफ्ते में अमेरिका अपना टारगेट अचीव कर लेगा, उन्होंने सोचा था। लेकिन युद्ध जिस तरह से फैल रहा है, ये एंडलेस वॉर दिख रहा है लोगों को। ईरान ने जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा है कि ईरान अपना मकसद पूरे होने तक यह जंग नहीं रोकेगा। यह लड़ाई कितने दिन चलेगी इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान पहले भी 8 साल लंबी जंग लड़ चुका है, इसलिए हम इस लड़ाई से डरने वाले नहीं। ईरान कह रहा है कि यह जंग तभी खत्म होगी जब ईरान अपने टारगेट हासिल कर लेगा और दुश्मन को अपने कदम पर पछताना पड़ेगा। ईरान में तो इस समय अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान की सरकार और वहां की सत्ता, यह ईरान का अंदरूनी मामला है। ईरान के लोग इस बात से गुस्से में हैं कि अमेरिका और इजराइल होते कौन है रिजीम चेंज करवाने वाले। यानी जिस ईरान को तोड़ने निकले थे डोनाल्ड ट्रंप, वो और एकजुट हो गया है। वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई है, उनका राष्ट्रवाद जाग रहा है कि तुम कौन हो यार, हमारा ठेका लेके बैठे हो कि तुम जो है वो सत्ता परिवर्तन कराओ। यानी डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पब्लिक उनको नेगेटिव रेटिंग दे रही है। उनके सांसद कह रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे, लड़ना है तो लड़ो, जाओ, हम पैसा नहीं देंगे।
और उनके एलाइज। भाई यूएई ने इस युद्ध से खुद को अलग कर लिया, उन्होंने कहा कि भाई हम युद्ध में नहीं है, काहे हमको मार रहे हो। स्पेन ने कह दिया कि हम नहीं साथ देंगे इस आदमी का, इसके देश का।